चलें जी, आज हम अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। ट्रेडिंग रोड मैप के हवाले से हमारी क्लासेस चल रही हैं, जिसका आज पार्ट 4 है। कल मैंने आपके साथ ये शेयरिंग की थी पार्ट 3 में कि ट्रेड का जो सेक्शन होता है, उसको हम किस तरह से फ़ॉलो कर सकते हैं। ट्रेड हम किस तरह से लें, कौन-कौन सी चीज़ें उसके बीच में आती हैं। कि जो हमें मद्देनज़र रखनी पड़ती हैं किसी भी ट्रेड को लेने के लिए, चाहे वो आप क्रिप्टो में कर रहे हो, फॉरेक्स में कर रहे हो या स्टॉक मार्केट में कर रहे हो। उसका जो फ़ेज़ 1 था, उसके बीच में हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी, जैसे क्रिप्टो के जो टूल्स हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब उसके अंदर कौन-कौन सी चीज़ें थी, नंबर 1 पे आपके पास था एक्सचेंजेस और नंबर 2 पे चार्टिंग थी और नंबर 3 पे वैलेट, फिर 4th पे पोर्टफोलियो और 5 नंबर पे मार्केट डाटा एनालिसिस। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्सचेंजेस से हम क्या मुराद लेते हैं। अगर तो आप हो क्रिप्टो की मार्केट में, कंपेयर हम करेंगे इसको नेटिव करेंसी के साथ और डिजिटल करेंसी के साथ। तो इन दोनों को कंपेयर करते हुए जो हमारे पास चीज़ आएगी, वो क्या होगा, सेंट्रलाइज़्ड होना और डिसेंट्रलाइज़्ड होना। अब इन दोनों में डिफरेंस किस चीज़ का है? सेंट्रलाइज़्ड हम कहते हैं किसी ऐसे काम को करना कि जो किसी अदारे के तहत काम कर रही होती हैं वो चीज़ें। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी बैंक हैं वो सारे किसके मातहत चल रहे हैं? वो चल रहे हैं जी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के तहत। इसी तरह से अगर आप चले जाओगे किसी और कंट्री में, वहाँ पे भी जितने भी बैंक काम कर रहे होंगे, वो अपने नेशनल बैंक के मातहत रहकर काम कर रहे होंगे, उनके कोई ना कोई रूल्स और रेगुलेशंस होंगे। तो इसलिए अगर हम कंपेयर करेंगे डिजिटल करेंसी को नेटिव करेंसी के साथ, तो ये हो जाएगा हमारे पास सेंट्रलाइज़्ड से डिसेंट्रलाइज़्ड होना। लेकिन अगर हम चले जाएँगे डिजिटल फ़ील्ड में भी, डिजिटल दुनिया में भी हम चले जाएँगे और वहाँ पे जाके हम देखेंगे तो हमें 2 चीज़ें मिलेंगी। एक हमें एक्सचेंज मिलेगी जिसको हम कहते हैं सेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंज और एक हमें मिलेगी डिसेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंजेस। अब दोनों के बीच में डिफ़रेंस किस चीज़ का है? सेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंजेस जो होती हैं क्रिप्टो की मार्केट में या स्टॉक मार्केट में, हम उसको ब्रोकर भी कहते हैं, थर्ड पार्टी भी कहते हैं और तरह-तरह से उसका नाम लिया जाता है। अब यहाँ पे होगा क्या कि जो होंगे ब्रोकर वहाँ पे भी जब आप अपना अकाउंट ओपन करवाओगे, अकाउंट ओपन करवाने की सूरत में क्या होगा, आपको वहाँ पे केवाईसी करवानी पड़ेगी, यानी कि नो योर कस्टमर उसकी फुल फॉर्म है। आपको वहाँ पे अपने अकाउंट की वेरिफिकेशन के लिए अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। सबमिट करने के बाद आपके अकाउंट की वेरिफिकेशन होती है, तो आपका अकाउंट वेरिफाइड हो जाता है। उसके बाद जाके आप वहाँ पे ट्रेड दे सकते हो, चाहे आप ब्रोकर के थ्रू ले रहे हो जैसे स्टॉक मार्केट के बीच में सबसे ज़्यादा जो चलता है ब्रोकरी में वो मेटा 4 और मेटा 5 वगैरह चलते हैं। इसी तरह से आप अगर चले जाओगे सेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंजेस के इसमें क्रिप्टो की मार्केट में तो आपके पास बाइनांस सबसे बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है कि जो सेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंज है क्रिप्टो की मार्केट में। इसी तरह से एफटीएक्स हो गया या उसके बाद आप ओकेक्स लगा लो, गेट आईओ लगा लो, बहुत सारी आपको एक्सचेंजेस मिल जाएँगी। तो ये क्या है सेंट्रलाइज़्ड है क्रिप्टो की मार्केट में यहाँ पे भी आपकी केवाईसी होती है, उसके बाद जाके आप वहाँ पे ट्रेड कर सकते हो उन प्रोजेक्ट्स में कि जो प्रोजेक्ट्स आपके वहाँ पे लिस्टेड हैं। अगर आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट है लेना है कि जो वहाँ पे लिस्ट नहीं है, तो आप किसी और एक्सचेंज पे देख लो, वहाँ पे जाकर भी आप ले सकते हो। अब यहाँ पे बात ये है कि क्या सेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंज के ऊपर एक नाम पे 2 अकाउंट वेरिफाइड हो सकते हैं? तो इसका आंसर है नो। आप एक बंदे के नाम पे ऐसा नहीं कर सकते कि आईडी कार्ड के थ्रू आपने एक अकाउंट को वेरीफाई करवा लिया, उसके बाद आप बोलो जी पासपोर्ट के थ्रू मैं उस अकाउंट को वेरीफाई करवा लूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। एक एक्सचेंज के ऊपर एक बंदे के नाम पे एक ही अकाउंट वेरीफाइड होगा। उसके बाद ये है कि वहाँ पे जो आपका लॉगिन वगैरह होता है, जैसे ईमेल या पा और नंबर वगैरह होता है, उसको आप चेंज कर सकते हो। इवन कि आपको कोई भी रख सकते हो, एबीसी जो भी आपकी ईमेल है या आपका नंबर है, उसको आप वहाँ पे लिस्ट कर सकते हो, उसका कोई इश्यू नहीं होता। लेकिन एक बंदे के नाम पे एक अकाउंट वेरिफाइड होगा। उसके बाद डिसेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंजेस क्या होती हैं, ये डेक्स होते हैं, ये वैलेट्स होते हैं, जैसे पैनकेक स्वैप है, उसके बाद यूनिस्वैप है, सुशी स्वैप है, मेटामास्क है, ट्रस्ट वैलेट है, ये वो चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, किसी भी एक्सचेंज के ऊपर, जैसे चेन के ऊपर जब कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, तो वो अभी सेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट नहीं होता, तो उसको बिफोर लॉन्च अगर हमने उसको बाय करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? तो उसका एक तरीकाकार होता है, हम उसको कहते हैं कि हम इसमें स्वैपिंग कर सकते हैं। तो जिस
चेन को उसने इस्तेमाल किया है जैसे कि अगर तो वो बीएससी के ऊपर है, बिना स्मार्ट चेन के ऊपर है, तो उसके लिए ट्रस्ट वैलेट का इस्तेमाल किया जाता है और वहाँ पे जाके लिंकिंग होती है पैनकेक स्वैप के ज़रिए। वहाँ पे आप जाके क्या करते हो, उसको एक-दूसरे के साथ लिंक करके अपने वैलेट को तो पैनकेक स्वैप के ज़रिए वहाँ पे जाकर आप स्वैप कर लेते हो। ये बीएससी के थ्रू अगर कोई भी प्रोजेक्ट आपने लेना है जो वहाँ पे लिस्ट है, तो ये उसका तरीकाकार है। इसी तरह से अगर इथेरियम की चेन के ऊपर है, तो आप क्या करते हो, आप मेटामास्क के थ्रू जाके उन प्रोजेक्ट्स को आप बाय करते हो, यानी कि स्वैप करते हो। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि डेक्स के अंदर ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। इश्यूज़ वहाँ पे कौन से हैं जी कि जैसे कि अगर आपसे कीज़ जो होती हैं, जो फ्रेज़ कीज़ होती हैं, अगर वो आप गुम कर लेते हो, खो जाते हैं आपसे, आप किसी जगह पे उसको सेव नहीं रख पाते, तो वहाँ पे आपकी रिकवरी नहीं, ये ज़हन में रखिएगा। सेकंड नंबर पे यहाँ पे कोई भी बंदा वाली वारस नहीं है। जैसे एक्सचेंज के ऊपर है, तो एक्सचेंज के ऊपर जाके आपको तभी नुकसान हो सकता है कि जब वहाँ पे हैकिंग का कोई अटैक हो जाए, तो उस सूरत में कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती। अदरवाइज़ इस तरह का सीन नहीं होता। आप जो सेंट्रल एक्सचेंजेज़ हैं, वहाँ पे आप सेफ ज़ोन में रहते हो क्योंकि आपकी वहाँ पे केवाईसी होती है। तो अगर कोई इस तरह का इश्यू बनता है, तो वो आपकी मिस्टेक से बन सकता है, अदरवाइज़ वहाँ पे हैकिंग नहीं होती, बशर्ते कि हैकर उस एक्सचेंज के ऊपर अटैक ना करे। तो सेकंड नंबर पे क्या होता है, डिसेंट्रलाइज़ में आपको वहाँ पे पासवर्ड वगैरह या आपको केवाईसी की ज़रूरत नहीं होती, जिसकी वजह से ये सीन चलता है कि आपको वहाँ पे फ्रेज़ कीज़ मिलती हैं, यानी कि एक खुफिया कीवर्ड्स होते हैं। वो आपको लगाने पड़ते हैं या आपको सेव करने पड़ते हैं, तो आप अपने अकाउंट की एक्सेस ले लेते हो। अगर वो गुम हो गए हैं, तो आपको डिसेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंज की कभी भी एक्सेस नहीं मिल सकती। वो आपका जितना भी वहाँ पे मार्जिन होगा, वो सारे का सारा लॉस हो जाए। सेकंड नंबर पे यहाँ पे ये इश्यू है कि अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट को स्वैप करते हो, तो वहाँ पे ये भी हो सकता है कि जिस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, स्कैम भी हो जाए उसमें। इसलिए जब भी आपने डेस्क इस्तेमाल करना है, तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फिर जाके करना है, ताकि आपका लॉस ना हो और आप लॉस से बच सको। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि ट्रेडर बंदे के लिए सेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंजेस बेस्ट हैं, बजाए ये कि वो डिसेंट्रलाइज़ की तरफ जाए। हाँ, अगर आपने सेफ ज़ोन में रहते हुए अपने उसको मार्जिन को सेव करना है, आप कहते हैं जी कि मैं जो है ना सेंट्रल एक्सचेंज के ऊपर मैं नहीं रहना चाहता, पॉसिबल है कि जी सेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंज जो है वो बंद हो जाए, तो क्या बनेगा हमारे ये जो फंड का जैसे एफटीएक्स वाली सीन आपने देखा कि वो एक्सचेंज का जो चला। तो इस तरह से ये है कि आप अपने डेस्क के अंदर उस अमाउंट को आप सेव रख सकते हो। अगर आप हार्डवेयर वॉलेट भी आप नहीं लेना चाहते, तो फिर इसलिए डेस्क बेहतर है। लेकिन ट्रेड करनी है तो फिर आप इसके ऊपर ना जाइएगा। जब भी जाना अपने उतनी अमाउंट को लेकर जाइएगा जितना आप रिस्क ले सकते हो। आप कहते हो जितना लॉस हो गया तो खैर। उसके बाद हम आ जाते हैं चार्टिंग की तरफ। तो चार्टिंग के लिए जो हमारे पास टूल वगैरह इस्तेमाल होते हैं, उसका एक ही टूल है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वो ट्रेडिंग व्यू है। वहाँ पे जाके हम अपने चार्ट वगैरह को देखते हैं। वैलेट के बीच में हमारी जो चीज़ें आती हैं, वो ट्रस्ट वैलेट आ जाता है, मेटामास्क आ जाता है। इसके अलावा और बहुत सारे आपको वैलेट्स मिल जाएँगे, जैसे कॉइन बेस है, वो भी आपको वैलेट की सूरत में मिल जाएगा। और उसके बाद जो मार्केट का डाटा हम एनालिसिस करते हैं, जो मैंने कल आपको बताया था, उसके लिए बहुत सारे टूल इस्तेमाल होते हैं, जैसे सीएमसी है, कॉइन मार्केट कैप है, कॉइन गेकू है और नूट 360 है। इसी तरह से उसके बाद आ जाता है कॉइन ग्लास, इस तरह के करके भी नाम है। तो बहुत सारे आपको टूल्स मिल जाते हैं, जहाँ पे जाकर आप मार्केट का एनालिसिस कर सकते हो कि इस वक़्त कितना फ्लो हो रहा है पैसे का और कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है। तो इनडायरेक्टली आप इसको ऑन चेन एनालिसिस भी कह सकते हैं, जो मार्केट का एनालिसिस आप करते हो, मार्केट डाटा का। तो इनडायरेक्टली हम उसको क्या कहते हैं, ये ऑन चेन एनालिसिस भी है। लेकिन ऑन चेन एनालिसिस बहुत ही एक डीप जाके एक लर्निंग है चीज़ की। तो वो एक इस एनालिसिस थोड़ा हट के वो चीज़ आ जाती है। तो ये था हमारा पहला फ़ेज़। सेकंड फ़ेज़ जो है, उसके बीच में जो हमारे पास चीज़ें आती हैं कि अब आपने ये डिसाइड कर लिया कि मैं स्कैल्पर हूँ, तो स्कैल्पिंग के लिए आपके पास कौन-कौन सी चीज़ें होना ज़रूरी है। यानी कि ट्रेडिंग का जो टाइम फ्रेम है, वो कौन-सा होना चाहिए, जिसको हम टीटीएफ कहते हैं। उसके बाद अगर आप डे ट्रेडर भी अगर आप हो, तो फिर भी आपको कौन-सी चीज़ें चाहिए। तो ओवरऑल इन चीज़ों के लिए स्कैल्पिंग कर रहे हो, आप कर रहे हो डे ट्रेडिंग या आप कर रहे हो स्विंग ट्रेडिंग, तो सबके लिए आपको 5 चीज़ें ज़हन में रखनी पड़ती हैं कि जो ट्रेड का टाइम फ्रेम है, वो कौन-सा आपने चूज़ करना है, कौन-सा होना चाहिए, ट्रेडिंग के जो सिग्नल्स हैं, वो कितने होने चाहिए, किस टाइप के होने चाहिए और उसके बाद कितनी देर तक आप उस टाइम को होल्ड करोगे या आप उस ट्रेड को होल्ड करोगे।
उसके बाद चौथे नंबर के ऊपर जो आपने चीज़ देखनी है, किसी भी टाइप का ट्रेडर हो, तो आपने देखना है कि जो चार्ट का इंटरवल है, वो एनालिसिस जो आप करते हो, यानी कि रिवर्स कब हो सकता है, कब यहाँ पे ब्रेकआउट हो सकता है, तो इन चीज़ों को आपने देखना होता है। 5वें नंबर पे आपने कितना टाइम देना होता है अपने ट्रेड को, जिसको हम कहते हैं ट्रेड मॉनिटरिंग और शॉर्ट फॉर्म इसको कहते हैं टीएम। ये 3 चीज़ें आती हैं पहले वाली हमारी स्कैल्पिंग डे और स्विंग ट्रेड के अंदर ये 5 चीज़ें आती हैं। जो चौथे नंबर के ऊपर हमारे पास चीज़ थी फेज़ 2 में, वो थी लेवरेज ट्रेडिंग और स्पॉट ट्रेडिंग। दोनों का मैंने कॉन्सेप्ट आपको कल समझा दिया था। जैसे अभी रवीहा ने बात की है कि मेरे पास $100 है, तो डेफ़िनिटली अगर उसने 2x किया है, तो उसने स्पॉट में रहकर नहीं किया होगा 1 वीक में। उसने अंडरस्टूड सी बात है फ्यूचर में रहकर किया होगा, लेकिन उसने फुल एक प्रैक्टिस के साथ किया है। तो आप भी अगर करना चाहो तो आप कर सकते हो बशर्ते कि आपके बीच में वो चीज़ होनी चाहिए। आपके अंदर लर्निंग स्किल होनी चाहिए, लर्निंग पावर होनी चाहिए तो आप कर सकते हो। तो उसने $54 के साथ अराउंड $110 कर लिए 2x पे वो चले गई है 1 वीक में। तो इसलिए मैं आपको बोला था कल भी कि अगर आप करना चाहो $100 के साथ स्टार्ट तो 100 से भी कर सकते हो, 50 के साथ भी कर सकते हो। तो ये हो गई आपकी लेवरेज ट्रेडिंग। लेवरेज ट्रेडिंग के अंदर भी आपको वही ऊपर वाली चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि लेवरेज कर रहे हो तो स्कैल्पिंग कर रहे हो, डे कर रहे हो, स्विंग कर रहे हो। इसी तरह से अगर स्पॉट में हो तो कौन सी ट्रेड कर रहे हो? स्कैल्पिंग कर रहे हो, डे कर रहे हो या आप स्विंग कर रहे हो? कल जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था मार्जिन ट्रेड वाला और उसके बाद ऑप्शन ट्रेड वाला वो मैंने कल आपको डेफिनेशन समझा दी थी उस चीज़ों की, तो इसलिए हमने यहाँ पे उसको ऐड नहीं किया क्योंकि मार्जिन ट्रेड मैं किसी को रेकमेंड नहीं करता और इसी तरह से ऑप्शन ट्रेड भी मैं रेकमेंड नहीं करता। वो भी कहीं न कहीं जाके वो जो है ना आप उसमें भी लॉस कर लोगे। प्रेडिक्शन अगर आपकी गलत हो जाती है, अपसेट भी हो सकती है। तो इसलिए वो दोनों ट्रेड हमने साइड पे छोड़ दी हैं। तो जो हम ट्रेड को लेकर चलेंगे वो सिर्फ लेवरेज ट्रेड है और स्पॉट ट्रेड है। लेवरेज आपकी ओवरऑल सारी मार्केट में चलती है, जितनी भी आपकी मार्केट्स है, स्पॉट सिर्फ आपकी क्रिप्टो में चलेगी। स्पॉट अगर आपने करनी है तो फिर मैं आपको ये बोलूँगा कि आपके पास कम से कम $1000 का मार्जिन होना चाहिए या एट लीस्ट आपके पास $500 का मार्जिन होना चाहिए। तो ये बेहतर है और अगर लेवरेज करनी है तो 50 के साथ ही स्टार्ट कर लो, लेकिन फुली लर्निंग के साथ। फेज़ 3 के अंदर जो हमारे पास चीज़ थी ट्रेडिंग जो टूल है उसके बीच में हम किन चीज़ों को देखते हैं जैसे ट्रेंड लाइन है, इंडिकेटर्स हैं और डिमांड सप्लाई ज़ोन हो गए या सीसी पैटर्न हो गए या मार्केट स्ट्रक्चर हो गया। तो उसके साथ ये 2 मैंने फॉर्म यहाँ पे अटैच किए हैं, 2 चार्ट हैं। जैसे पॉपुलर जो हमारे इंडिकेटर हैं वो ऑलमोस्ट 5 से 6 हैं। सबसे पहले हमारे पास आरएसआई आता है जिसको हम रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास स्टोकास्टिक आता है वो भी आरएसआई की तरह ही काम करता है। और उसके बाद हमारे पास मैकडी आता है जिसकी फुल फॉर्म है जी मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन। जैसे अभी नबिया ने मैसेज किया था कि यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन ले सकती हूँ, तो तकरीबन नीचे जो इंडिकेटर मुझे शो कर रहा था वो हिडन डाइवर्जन शो कर रहा था, उस टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो ऊपर कुछ और स्ट्रक्चर था, नीचे कुछ और बात हो रही चल रही थी इंडिकेटर में। तो चौथे नंबर के ऊपर वॉल्यूम आ जाता है हमारे पास कि वॉल्यूम कितना आ रहा है, कितना जा रहा है। इसी तरह से हमारे पास बोलिंजर बैंड आ जाता है, ये मार्केट के बीच में आपको वोलेटिलिटी बताता है कि प्राइस के बीच में कितनी वोलेटिलिटी आ रही है। किस-किस जगह पे, किस-किस पॉइंट के बीच में आपकी वोलेटिलिटी है। और मूविंग एवरेजेस आपको बता देती हैं कहाँ पे लोग रज़ामंद है बाय करने के लिए, कहाँ पे रज़ामंद है लोग सेल करने के लिए। तो ये कुछ आपके इंडिकेटर ऐसे हैं जो मार्केट के अंदर चलते हैं, बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर हैं और अब इनकी सेटिंग कैसे करनी है, इनका यूज़ कैसे करना है, इनका कॉम्बिनेशन कैसे करना है, ये हम ट्रेड जब करेंगे लाइव सिग्नल बनाएँगे, तो अकॉर्डिंगली मार्केट सिचुएशन जिस तरह से हमें मार्केट की सिचुएशन मिलेगी, उस हिसाब से हम इस इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे। हो सकता है वहाँ पे आरएसआई हम देख रहे हों, लेकिन हमें मैकडी कुछ और कह रहा हो, मार्केट का स्ट्रक्चर हमें कुछ और कह रहा हो, वॉल्यूम हमें कुछ और कह रहा हो। तो सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं, इन चीज़ों को देखते हुए हम इन इन इंडिकेटर का कंबाइन एक चीज़ करके तो हम वहाँ पे ट्रेड करेंगे। इसी तरह से अगर हम आ जाते हैं सीसी की तरफ, तो सीसी में क्या होता है हमारे पास वो चार्ट पैटर्न आ जाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि एक इंसान अगर पैटर्न के थ्रू ट्रेड ले रहा है, वो उसके बीच में एनालिसिस कर रहा है, तो लाज़मी नहीं कि एक इंसान अगर स्ट्रक्चर के ऊपर ले रहा है तो वो गलत है, ऐसा-ऐसा कुछ नहीं होता। अगर एक इंसान ने ट्रेंड लाइन के ज़रिए ट्रेड ली है, तो उसने अपने हिसाब से एनालिसिस ठीक करके ली है ट्रेड। लेकिन हो सकता है कि उसने किसी और ज़ाविये के साथ उस ट्रेड को ना देखा हो, इसकी वजह से जहाँ पे उसको कन्फर्मेशन ज़्यादा मिलनी थी ट्रेड की, सक्सेस रेशियो ज़्यादा होनी थी, वहाँ पे कम हो गई। तो इसलिए भी आपके अगेंस्ट जो पोज़ीशन है ना, वो आ जाती है। तो इसलिए क्या करते हैं हम ट्रेडिंग टूल का कॉम्बिनेशन करते हुए, जैसे ट्रेंड लाइन्स को भी देख लेते हैं, इंडिकेटर्स को भी देख लेते हैं, डिमांड सप्लाई ज़ोन को हम फिर निकालते हैं, चार्ट पैटर्न के थ्रू भी करते हैं, कैंडलस्टिक के थ्रू भी करते हैं और मार्केट के थ्रू भी हम करते हैं। तो इन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन करने के बाद हमारे पास एक सिग्नल रेडी होकर आता है।
यहाँ तक हर चीज़ क्लियर है? ठीक है। अब आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप उसको पूछिए। अगर क्लियर है तो मुझे बता दें, यहाँ पे ये हमारा सेशन कंप्लीट